एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल की क्लास में हमने क्लास 8 का चैप्टर 6 जो है आगे कंटिन्यू किया था। और हमने जाना था कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कैसे काम करती है। फिर आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो हमारी विधायिका है, उनके काम करने में क्या चुनौतियाँ होती हैं? क्यों हमारी विधायिका या फिर क्यों हमारा विधानमंडल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है? तो कुछ रीजंस आज हम उसके डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा और फिर कुछ मेन वर्ड्स जो हमें इस चैप्टर में याद रखने हैं। तो सिंपली अगर हम बताएं तो विधायिका जो है कानून बनाने का काम करती है और लागू करने का काम कर रही है यहाँ पे। कि विधानमंडल के सिंपली जो मिनिस्टर्स हैं वही ये काम करते हैं। तो इसके साथ क्या करती है कि जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उस पर भी निगरानी रखती है। बजट जो बनाया जाता है उस पर मंजूरी देती है। तो ये काम तो हमारी विधायिका के हैं, हमारे विधानमंडल के हैं। तो यहाँ पर अब इसी क्या प्रॉब्लम, जैसे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उन्हें कि वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। तो ये क्या करती है कि राष्ट्रीय नीतियाँ बनाती हैं, विकास योजना बनाती हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे बनाने हैं हमें, वो बनाती हैं। और जो जनता है उनकी जो शिकायतें हैं, साथ में जो समाधान, जो सॉल्यूशन निकालना है सिंपली उनकी प्रॉब्लम्स का, उसके बारे में बात करती है। लेकिन इनके सामने कुछ चुनौतियां आ जाती हैं, जैसे कि सदस्यों की नियमित अ, अनियमित हो गई, यहाँ पे मिसप्रिंट है, अनियमित अनुपस्थिति। मीन्स की जो मिनिस्टर्स हैं, जो विधायक बने हैं, वो संसद में या विधानसभा में कंटिन्यूसली एब्सेंट होते रहे। जितने भी सेशन हो, मीटिंग्स हो, उनमें वो जाए ही ना। तो जब वो जाएंगे नहीं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने संसद एरिया की या फिर अपने विधान एरिया के बारे में कैसे बताएंगे कि वहाँ पे क्या लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या वहाँ किस चीज़ की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो अनियम मतलब कंटिन्यूसली एब्सेंट रहना, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि विधायिका सही तरीके से काम नहीं करती। फिर उसके बाद सदस्यों का असहयोगी आचरण या संचार। तो जो कम्युनिकेशन होती है उनकी, जो बातचीत चल रही होती है, जो बहस चल रही होती है उनकी, वो पर्सनल बातों पे आ जाती है, या फिर वो पर्सनल बातों को भी अगर हम नजरअंदाज करें तो जो मुद्दे की बात होती है उससे हटकर किसी और विषय पर चली जाती है। तो अगर हम मीटिंग में बैठे हैं, हम बैठक में बैठे हुए हैं, तो हमें उसी बात पे बात करनी चाहिए जो देश के लिए जरूरी है। पर वहां पे कभी कभी क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो दूसरी बातों पे बात करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ टाइम पहले रवि किशन का एक बहुत फेमस अगर पार्लियामेंट्री सेशन देखा होगा, तो उसमें उन्होंने समोसे की बात करी थी कि कहीं पे छोटा समोसा मिलता है, कहीं पे बड़ा समोसा मिलता है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, कम होती है, प्राइस इतना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समोसे से ज्यादा जरूरी भी हमारे देश में ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिन पर बात करना चाहिए। हम सफाई की बात करें, हम फैसिलिटीज की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये चीजें समोसे से ज्यादा मैटर करती हैं। तो अगर मिनिस्टर्स ही संसद में बैठकर या विधानसभा में बैठकर ऐसी बातें करेंगे या अनयूजुअल टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो विधायिका काम कैसे करेगी, कैसे चीजों पे काम किया जाएगा। इम्पोर्टेंट बहस ना करना, तो महत्वपूर्ण बहसों की गुणवत्ता में गिरावट, सिंपली वही कि अपनी बातों पे पर्सनल ग्रज निकालना, एक दूसरे को ब्लेम करना, सही तरीके से बात ना करना, सोल्यूशन ना ढूंढना, सिर्फ ब्लेमिंग गेम खेलना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। प्रश्नकाल में व्यवधान, मीन्स कि जब कोई क्वेश्चन करता है, कोई दूसरा मिनिस्टर जब एक लीडिंग पार्टी से क्वेश्चन करता है अपोनेंट पार्टी का, तो उसके क्वेश्चनों का सही से जवाब ना देना, या वो जब वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें इंटरप्ट करना, बार बार उसको रोकना और उनकी पार्टी को ब्लेम करना। लोकसभा में प्रतिनिधियों के एक बड़े हिस्से के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
तो ये बात तो बहुत सच है कि अगर हम बात करें लोकसभा की या विधानसभा की भी बात करें हम, मोस्ट ऑफ मिनिस्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिन पे रेप के चार्जेस हैं, हैरेसमेंट के चार्जेस हैं, उनके ऊपर ब्लैक मनी के चार्जेस, मतलब ऐसे बहुत सारे जो हैं उन पे कानूनी कार्रवाई चल रही है, बट फिर भी वो मिनिस्टर बने बैठे हैं। जैसे आपने उन्नाव केस में पढ़ा होगा, उन्नाव केस के बारे में जाना होगा, तो वहां पर जो एमएलए था वो खुद रेपिस्ट था। ऐसे ही ब्रजभूषण, जो कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज एरिया से विधायक थे, उनके ऊपर जो फोगाट सिस्टर्स हैं उन्होंने ही सेक्सुअल हेरेसमेंट का केस किया था, जबकि वो बीजेपी से स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विधायकों की, जो मंत्री परिषद बैठा हुआ है, जो उसके अंदर मंत्री हैं, उन पर ही कानूनी कार्यवाही चल रही हैं, उन पर ही कानूनी शिकायतें दर्ज हैं, तो वो क्यों वहां पर काम कर रहे हैं? तो जब उन्हें कोई सिविक सेंस नहीं पता है, वो अपनी जो उनकी डेली की हरकतें हैं या फिर जो भी उनकी गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो देश के विकास के बारे में कैसे सोचेंगे? जब वो पैसे देकर अपने चार्जेस को खत्म कर रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं हो रही, तो देश को कैसे न्याय मिलेगा? ऐसे सत्र जिनमें क्रोधपूर्ण या पक्षपातपूर्ण बहसें होती हैं और जो लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को गंभीरता से संबोधित नहीं करती। मीन्स कि ऐसे सत्र भी होते हैं, ऐसे सेशंस भी होते हैं जहाँ पर लोग सिर्फ लड़ते रहते हैं, या फिर कोई बायस्ड तरीके से किसी कानून की बात करें, या कोई किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या लोगों की ही कैटेगरी के लिए ही सिर्फ लॉज बनाएं। तो वहां पर भी क्या होता है कि जो गंभीर मुद्दे होते हैं, जो क्रूशियल या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन पर बात नहीं हो पाती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारी विधायिका को फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर पाती है। इसके अलावा और भी चैलेंज हम कह सकते, जैसे करप्शन है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो पैसा सरकार काम करने के लिए देती है, मंत्री आधा पैसा खुद रख लेते हैं, उसके बाद जो उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग रख लेते हैं। तो करप्शन भी जो है विधायकों को काम नहीं करने देती। उसके बाद अगर हम बात करें संसदीय सत्रों में गिरावट का रुझान, कि किस तरीके से जो सत्र हैं वो गिरते गए हैं। तो पहली लोकसभा जो कि 1952 से 57 तक थी हमारी, उसमें 14 सत्र हुए थे, यानी कि टोटल उसके 14 सेशंस थे। और जो उसकी मीटिंग्स हुई हैं वो हुई हैं 677। फिर जो दूसरी लोकसभा आई हमारी, उसमें 16 सेशंस हुए, और जिसमें से हमारी जो मीटिंग रही वो 567। उसके बाद 10वीं लोकसभा में 16 सेशंस हुए, और जिसमें अब देखिए यहाँ पे मीटिंग्स मतलब कैसे कम होती जा रही है, कैसे उनकी बैठकें कम हो रही है, 423 पे पहुंच गए। फिर 13वीं लोकसभा जो कि 1999 से 2004 तक थी, फिर 315, मतलब सॉरी 356, 14 सेशंस और 356 मीटिंग्स। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाता है कि फेलियर का रीजन है, कि सेशंस हैं बट मीटिंग्स ही नहीं हो रही है, मिनिस्टर्स की बैठक ही नहीं हो रही है, बैठक हो रही है तो उन पे अनवांटेड टॉपिक्स पे बात करी जा रही है, बेवजह के टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं, पर्सनल चीज़ें निकाली जा रही हैं, एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारी विधायिका है वो प्रॉपरली काम नहीं करती है। तो उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है एम वेंकैया नायडू के बारे में। तो जो वेंकैया नायडू थी, वो पूर्व अध्यक्ष थी हमारी 2004 और 2014 के टाइम पीरियड में। तो 2004 से 2014 तक की जो थी हमारे देश में, वो कांग्रेस की सरकार थी। तो राज्यसभा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि 2004 से 2014 का पीरियड था कि उत्पादकता जो लगभग 78% उत्पादकता का मतलब होता है कि प्रोडक्टिविटी, कि देश में जितना भी प्रोडक्शन किया जा रहा है वो लगभग 78% का हो रहा है, और धीरे धीरे जो घटता गया है वो 65 पर पहुंच गया है। अब 2018 में क्या हुआ है कि जितने भी व्यवधान है, जो मतलब अगर सिंपली बात करें कि जितना प्रोडक्शन किया जा रहा है उसका मेन रीजन क्या है, उसको क्या इफेक्ट कर रहा है?
कि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो फेस किए जा रहे हैं विधायकों के द्वारा, वो काम ही नहीं कर पाते हैं। और जिसकी वजह से राज्यसभा की जो उत्पादकता यानी कि राज्यसभा के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो प्रोडक्टिविटी आ रही है, वो अब तक सबसे कम जो मेजर करी गई, जो देखी गई है, वो 35.75%। तो 78% से 65% एंड देन 35.75% कितना प्रोडक्टिविटी में कितना ज्यादा गिरावट आ चुका है। तो ये बात 2021 में वेंकैया, सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया था, मतलब मेरे मुंह से गलत निकल गया था कि जो एम वेंकैया नायडू हैं वो पूर्व अध्यक्ष नहीं थी। ये 2021 में उन्होंने संसद में ये बात कही थी कि राज्यसभा की उत्पादकता पे क्वेश्चन उठाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब 78, 65 और सीधा 35%। तो यहाँ पर और उत्पादकता का, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि लोकसभा और जो राज्यसभा है वो निर्धारित समय में कितना काम कर रही है, कितने घंटों में उन्होंने कितने सेशंस लिए, कितनी चीजों पे बात करी गई है और कितने मुद्दों पर उन्होंने काम किया है। इसके बाद संसद में हमारे मतलब एक साल में 3 सेशंस होते हैं, 3 बार बैठ के होते हैं, जिसको हम सत्र कहेंगे। एक बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन, यानी कि सिंपली एक बजट वाला सेशन होता है, फिर मानसून सेशन आता है और एक विंटर सेशन आता है। तो जो बजट सेशन होता है हमारा, वो फैब टू मई का टाइम होता है, जहाँ पे जिसमें पूरे साल का जो है बजट पेश किया जाता है कि इस डिपार्टमेंट में या फिर इस जगह पे या इस विषय पर हम इतना पैसा खर्च करने वाला है, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, फूड की बात करें यहाँ पर, या इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, या हम अपनी आर्मी की बात करें, तो हर एक चीज़ का एक बजट पेश किया जाता है कि इतना पैसा खर्च होगा और इतना हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। उसके बाद मानसून सेशन आता है हमारा, जो कि जुलाई से सितंबर का टाइम होता है, और एक विंटर सेशन आता है हमारा, जो कि नवंबर से दिसंबर का टाइम पीरियड होता है। और एक दिन में मतलब एक दिन में जो बैठक होती है उनकी, एक दिन की, वो 6 घंटे की होती है। तो समानतः संसद का जो सत्र प्रतिदिन घंटे का जो चलता है, कि एक दिन की जो बैठक होती है वो 6 घंटे की होती है, और विशेष अवसरों पर आवश्यक कार्य पूरा करने के लिए इसको बढ़ाया भी जाता है। और राज्य विधानसभाओं का भी कार्यक्रम इसी प्रकार होता है, मीन्स कि जो स्टेट में जो द्विसदनीय हमने पढ़ा था ना, कि स्टेट्स में भी जो विधानसभा होती है, तो वो भी सेम इसी तरीके से काम करती है, जैसे हमारी संसद काम करती है। तो फिर इसमें एक और चीज बहुत फेमस है, जो कि अभी आपने प्रोटेस्ट के टाइम पे भी सुनी होंगी, कुछ क्लिप्स देखी होंगी, कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हमारे प्रधानमंत्री रहे, और 2016 में इनकी डेथ हुई है। तो इन्होंने लोकसभा भाषण में एक चीज कही थी कि सरकार आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इनका मतलब क्या था कि सरकार वो क्या है, कि हर 5 साल में एक नई सरकार आएगी, लोग जिसको वोट देंगे वो सरकार बनेगी, गिरेगी भी। पार्टियां बदलती रहेंगी, पार्टियां बिगड़ती रहेंगी, मीन्स लोग पार्टीज को चेंज भी करते रहेंगे। जैसे अभी राघव चड्ढा ने पार्टी चेंज कर ली थी, आतिशी जो कि पहले बीजेपी की कहीं बीजेपी की उम्मीदवार थी, अब वो आम आदमी पार्टी की हैं। तो पार्टियां बनेंगी भी बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कि चाहे कोई सी भी पार्टी रूल करे, कोई सी भी सरकार बने, हम सभी को मिलकर देश का विकास करना चाहिए, सभी को मिलकर देश का कल्याण करना चाहिए, और इस लोकतंत्र को, जो लोकतंत्र का महत्व है, जो लोकतंत्र का उद्देश्य है, इसको अमर रखना चाहिए। तो ये बात इन्होंने लोकसभा भाषण में कही थी। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। तो नागरिकों को जागरूक करके, यानी कि सिटीजन्स को जागरूक करके, ताकि वो पार्टिसिपेट करें और अपनी बातों को निष्पक्ष रूप से रखें, वोट दें। नीति निर्माण के दौरान सरकारी विभागों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले डिजिटल स्थानों पर सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लेना। मीन्स कि लोगों को क्या है, जैसे आपने देखा होगा कुछ मीटिंग्स होती हैं जो कि डिजिटल तरीके से होती हैं, जहाँ पर जनता के ओपिनियंस मांगे जाते हैं सरकार द्वारा, तो उसमें पार्टिसिपेट करना, और राजनीतिक तत्वों के साथ
बात करना, जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, उनसे बात करना, उन तक अपनी बातों को पहुँचाना, और जो मतदाता हैं हमारे, जो वोट देने वाले हैं, उनको प्रेरित करना। मीडिया जो है इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को शो कर सकती है और सरकार क्या कर रही है उसको बता सकती है। और आज के टाइम पे ये भी हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है हमारी हर एक चीज़ को डिजिटलाइज कर रही है। बहुत सारे ऐसे डिजिटल पोर्टल हैं जहाँ पर आप अपनी शिकायतों को लिख सकते हो। अगर आपको किसी मिनिस्टर का या एमएलए एमपी का किसी का काम पसंद नहीं आता तो उसकी कंप्लेन कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो या फिर अपने सुझाव दे सकते हो। तो हमें इन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम अपने लोकतंत्र को और भी ज़्यादा पावरफुल बना पाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकेंगे। उसके बाद कुछ मेन वर्ड्स हैं इस चैप्टर में, जैसे संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, द्विसदनीय क्या होता है, एक सदनीय किसे कहते हैं, विधेयक क्या है, अधिनियम क्या है, राजपत्र अधिसूचना किसे कहते हैं, स्थायी समिति क्या होती है, धन विधेयक क्या है, प्रश्नकाल क्या है। तो ये सारे आपको जो है याद रखने हैं, ताकि अगर एग्जाम में 1 नंबर या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो। और अगर आप अपनी आंसर राइटिंग में भी आप अगर आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे तो आप इन शब्दों का यूज कर सकते हो। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इन्हें नोट भी कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें।